जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी। डॉक्टर साहब जो हैं वो जर्मनी से पीएचडी हैं, हार्वर्ड से पोस्ट डॉक किया है इन्होंने, बड़ा वसी एकेडमिक तजर्बा भी रखते हैं इकोनॉमिक्स का, और बतौर एक मुआशी माहिर के इन्होंने फ़ाइड में और दूसरी जगहों पर जो है बहुत काम किया है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ज़रूरियात को समझते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि जो बजट आया है और उसमें जो पिछले साल की परफॉर्मेंस हुकूमत की है और जो आइंदा की प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमारे लिए क्या खदशात हैं और क्या जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि आप ओवरऑल जब आपने बजट को देखा तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था, क्या तासुरात थे आपके? देखें, जो पहला इम्प्रेशन ये है कि ये ट्रेडिशनल बजट है हम्म, और बजट इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर या डायरेक्शन देता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या वेलफेयर के लिए या जो सिटीजन्स हैं उनकी जो अपलिफ्टिंग है उसके लिए या इंटरनेशनल सिनारियो में अगर देखें तो इकोनॉमी कहाँ प्लेस होगी। हम्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर मैंने इत्तेफ़ाक से ये किया कि पिछले साल की जो बजट के फ़ीचर्स हैं वो और इस साल के बजट के फ़ीचर्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एट द सेम टाइम जो है अपनी बजट स्पीच के साथ जो 2 से 3 डॉक्यूमेंट पब्लिक करती है, हम्म, उनको मैं कंपैरिज़न करूँ कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। हम्म, तो सवाए चंद एक जगह पे जहाँ पे कोरोना और उसकी इम्पैक्ट की वजह से चीज़ें जो हैं मेंशन की गई हैं। हम्म, लेकिन अगर आप इसका पूरा लेआउट देखें नॉन डेवलपमेंट बजट का भी और डेवलपमेंट बजट का, पर्टिकुलरली क्योंकि डेवलपमेंट बजट जो है वो एक आप कह लें कि डिफरेंस क्रिएट करता है। आप अ, पीएसडीपी की आप बात कर रहे हैं? जीपीएसडीपी की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो डायरेक्शन को डिफरेंटली सेट करता है, क्योंकि आपका रिकरिंग या नॉन डेवलपमेंट बजट तो आपकी पेज़, पेंशन, अलाउंसेस जो भी एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसका वो पार्ट होता है। हम्म, तो जब मैंने उसका लेआउट देखा तो मुझे ये देखकर ये लगा कि इसमें कोई बहुत जो ये पूरा अगला साल, मैं समझता हूँ 1 साल नहीं बल्कि अगले कई साल जैसे इंटरनेशनली भी इस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कई साल चलेगा। बिल्कुल। तो उस चीज़ को जो है कोई बहुत मद्देनज़र नहीं रखा गया। हम्म, और ये एक जो है ये फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये है कि ये जैसे एक ट्रेडिशनली बजट प्रिपेयर किया जाता है, उसी अंदाज़ में उससे कुछ आप कह लें एहसास प्रोग्राम में पहले अगर जो है 183 या 192 बिलियन थे, तो अब उसमें 200 समथिंग कर दिए गए हैं, 208 कर दिए गए हैं। तो ये कोई बहुत जो है एक नई डायरेक्शन नहीं दी गई कि जिसकी वजह से हम कहें हायर एजुकेशन की भी हम लेटर ऑन किसी वक़्त बात करेंगे। यानी पिछले साल अगर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि एक स्टॉप गैप किस्म के अरेंजमेंट लिए गए हैं, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से, खास अगर आप सेक्टर्स की बात करें, जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये सूरत हाल है? देखिए मसलन एक मैं क्योंकि हायर एजुकेशन से मुतल्लिक हूँ, हम्म, तो हायर एजुकेशन को अगर हम सिर्फ ले लें तो पिछले साल हायर एजुकेशन का जो नॉन डेवलपमेंट बजट था वो 58 या 59 58 पॉइंट समथिंग 59 बिलियन का था जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था। और इसी तरह नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पिछले साल 28 बिलियन जो है वो एलोकेट किया। हम्म, अब इस साल जो है ये सारी एक्सरसाइज के बाद जो है उसमें 64 कर दिया गया 59 को हम्म, और 29 को 29.47 कर दिया गया, हम्म, 28 को 29.47 कर दिया गया। तो ये एक ट्रेडिशनल सी फिगर है। हम्म, इसी तरह जो हेल्थ का बजट था वो 11 बिलियन का था, अब 13 बिलियन का कर दिया गया है। सो हम्म, समथिंग इज अ वेरी ट्रेडिशनली अगर आप इन चीज़ों को सोशल सर्विसेज को देखें, फिर जो मतलब एक बहुत बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ जिसकी शिफ्ट की ज़रूरत थी और जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में रियलाइज़ किया है हम्म, या इकोनॉमिक सर्वे जब फाइनेंस मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने प्रेज़ेंट किया है, तो उसमें ये कहा है
कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसने रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है इवन आफ्टर लास्ट क्वार्टर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना एंड कोविड-19, हम्म, कि उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है वो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज जो है वो आया है। हम्म, और इस चीज को जो है वो रियलाइज भी किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर अब भी जो है उसको अगर बजट स्पीच में देख लें तो वो 13th नंबर पे प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। हम्म, और वो एग्जैक्टली उसी तरह से जो पिछले सालों में सोशल सर्विसेज, जवान प्रोग्राम, या इसी तरह से आप कह लें कि एहसास प्रोग्राम, और ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी लिस्ट में या आपकी प्रायोरिटी में उसी तरह से आती हम्म, है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जिसमें सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री भी सीवियरली हिट हुई है और नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है, हम्म, तो एग्रीकल्चर जो है वो एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता था। और हम्म, एग्रीकल्चर को जो अगर आप कह लें कि ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाता किसी तरह से, या उसमें रिसोर्सेज दी जाती, और क्योंकि पैराडाइमिक के इम्पैक्ट भी रिलेटिवली वहाँ पे कम है, और इस वक्त जो एक प्रॉब्लम वहाँ पे आया हुआ है वो भी एक किस्म का एग्रीकल्चर पैराडाइमिक जो टिड्डी दिल है, तो अदरवाइज जो है वो कल्चर जो है वो बेहतर आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरह जो आप दूसरा इग्नोर्ड सेक्टर है वही प्रोडक्शन सेक्टर, इंडस्ट्री जो है। जी, हम्म, आपको आप कुछ लगता कहना है चाह रहे हैं? कि एग्रीकल्चर की जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने रिकग्नाइज किया है उसके पोटेंशियल को, तो आपको लगता है कि कोई टेंजिबल उनको इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिसकी वजह से जो हमारा फार्मर है, खासतौर पे स्मॉल फार्मर जो है, वो कोई मजीद इनकरेज होगा और मजीद ये सेक्टर फ्लरिश करेगा? देखिए यही तो इशू है कि मसलन मैंने बताया ना कि पिछले साल उसकी जो टारगेट था वो 3.5 था, जो एग्रीकल्चर ने 2.67 जो है वो अचीव किया है। हम्म, और बावजूद इसके लास्ट क्वार्टर जो है उसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स आई हैं कि पैंडेमिक भी है और टिड्डी दिल भी है। ये हम्म, दोनों जो है इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम्म, लेकिन इंडस्ट्री -2.64 में चली गई है, सर्विसेज जो है वो -3.4 में चली गई है। तो हम्म, एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर 2.67 के साथ जो है सस्टेन कर सका है। हम्म, लेकिन जो अभी एग्रीकल्चर को एलोकेशन हुई है, वो एलोकेशन जो है वो किसी तरह शो नहीं करती हम्म, कि हम ये कह सकें कि एग्रीकल्चर में जो है वो कोई प्रायोरिटी या उसको आगे ले जाया जा रहा है। मतलब हम्म, हमारा एक यहाँ पे ये जो पॉलिसी मेकिंग में जो माइंडसेट पाया जाता है, मेरा ख्याल है सबसे पहले उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है हम्म, कि वो अर्बन ग्रोथ और उसके अलावा जो है वो बुनियादी तौर पे सर्विस सेक्टर जो है उसको अपलिफ्टिंग जो है वो ज़्यादा फोकस रहा है। ये और तो जी, आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, और ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इस पर मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले सेक्टर्स की बात कर लें। आप जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, और ये इवन पेंडेमिक से पहले भी जो खबरें हम सुन रहे थे वो यही थी कि वो उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, और जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है खासतौर पर वो बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है कि अब अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो अब कोरोना के बाद की सूरत हाल जो है वो कैसी रहेगी उनके लिए? और गवर्नमेंट ने अगरचे जो है वो इंटरेस्ट रेट तो कम किया है, लेकिन क्या वो काफी है इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए? देखें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अभी हमारे एक जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान, उन्होंने एक एनालिसिस जो है वो दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पिछले साल के जो डिसीजंस हैं, अगर सिर्फ 2 डिसीजन का उन्होंने एनालिसिस किया है, और वो भी कोविड से पहले का एनालिसिस है, आई मीन मार्च तक का एनालिसिस है, और उसमें ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे ले जाने और इसी तरह डिवैल्यूएशन करने की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी को 40 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है। हम्म, अब यही मसला है कि इंटरनेशनली तो इस वक्त जो है वो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो इकोनॉमीज़ रन हो रही हैं। हम्म, हमने 13.25 से उसको जो है वो बैक पुल तो किया है, हम्म, लेकिन ये इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के लिए या इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम करने के लिए, या ओवरऑल आप कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग को जो है बूस्ट अप करने के लिए
मैं समझता हूँ कि इसको और कम करने की ज़रूरत है। हम्म, और मतलब इंटरनेशनल सिनेरियो इस वक़्त ये बन रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट नहीं करते, क्योंकि सर्विसेज़ जो है वो डेफ़िनेटली हिट होगा, और अगर ये प्रॉब्लम बाकी रहती है तो और ज़्यादा जो है प्रोलॉन्ग कर जाएगा। खासतौर पे और अगर ये लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सिलसिला आगे चलता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर का आपको कहा कि उसको सिर्फ़ 10 बिलियन जो है वो इस दफ़ा एलोकेशन हुई है। हम्म, और इंडस्ट्री को भी इसी तरह से जो है वो आप कह लें प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। तो इंडस्ट्री को जहाँ टैक्स एग्ज़म्पशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट जो उनका सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है, वो इस बजट में अगेन रिफ्लेक्ट नहीं होती। हम्म। तो आपने जो सोशल सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन की बात की, आपने एग्रीकल्चर की बात की, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। एक सेक्टर जिसमें जो हालिया ब्रीफिंग्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, उस पर बहुत फोकस रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन। और उनको लगता है जी, कि उससे जो है वो इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। जी। आप उसको किस तरह से देखते हैं? अभी बजट में भी कोई 30 बिलियन जो है वो रखा गया है उसमें सब्सिडी देने के लिए। एग्ज़ैक्टली, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो है, उसको आप कह लें कि इस बजट स्पीच में अगर हम देखें तो 4th नंबर पे वो आता है, एहसास प्रोग्राम और हायर एजुकेशन, और इसी तरह से जो है वो जो सोशल सर्विसेज में एक और सेक्टर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को 30 बिलियन। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के तहत जो है, या कंस्ट्रक्शन के तहत जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की जा सकती है, हम्म, और वो पॉसिबल है। पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड बहरहाल बहुत ज़्यादा है, हम्म, और इसी तरह से आप कह लें कि अदरवाइज़ ज़ाहिर है उससे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म, इस पे जो बजट से पहले एक पैकेज भी जो है वो अनाउंस किया गया, और बजट में भी उसको जो है रिलेटिवली 13 बिलियन दे के जो है वो सिग्निफाई किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो ये डिसीजन ठीक है। इस पे एट लार्ज जो है वो आप कह लें कंसेंसस पाया जाता है हम्म, कि अगर इस चीज़ को जो है वो फर्दर, लेकिन उसका जो अगला आप कह लें जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उसको भी जो है वो थोड़ा-सा आप सप्लाई चेन कह लें या बहाल ज़्यादा एग्रेसिवली लेने की ज़रूरत है। कि लेट्स सी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की, ये एक अरसे बाद मार्केट में आएँगे। मीन 2 से 3 साल या कम से कम 2 साल तो लगेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आने के लिए। लेकिन बहरहाल ये है कि अभी से उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है कि अगर सप्लाई तो आपने जनरेट कर दी, सप्लाई तो आपने, वो आप कह लें कि एक कर, लेकिन डिमांड जो है उसको कैसे जनरेट करें? हम्म, यहाँ पे लीजिंग का कांसेप्ट, यहाँ पे मॉर्गेज का कांसेप्ट, यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं, वो अभी जो है वो एज़ सच जो है एड्रेस नहीं हुई, और उनको मेरा ख्याल है एड्रेस करने से अगर इसकी पूरी सप्लाई चेन जो है इसको, और फिर डिमांड जो ऑलरेडी है उसको भी बूस्ट अप किया जाए, हम्म। तो ये एक बेहतर आप कह लें स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसमें एक तो है टैक्सेशन। अगरचे बजट तकरीर में ये कहा गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बहुत बात होती है। और दूसरा है रेवेन्यू कलेक्शन। हमने देखा कि बहुत शॉर्टफॉल रहा जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था उसमें। तो अब आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कुछ नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, कोई सप्लीमेंट्री बजट आने जा रहा है, और जो खास तौर पर इन्होंने अब अगले साल के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा है, वो भी प्रोजेक्टेड है और बेस्ड ऑन होप है, आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? ये बहुत आप कह लें रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये शायद सबसे पहले यही डिस्कस होना चाहिए था। मैंने पिछले साल भी जब बजट पे प्री बजट आप कह लें अपना व्यू पॉइंट दिया था, तो मेरा ख्याल ये था कि गवर्नमेंट के टारगेट्स जो फिस्कल टारगेट्स हैं वो ठीक नहीं हैं। हम्म, पिछले साल 5.5 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट्स रखे गए थे, और ये डोनर एजेंसीज को या डोनर्स को आप कह लें कि पॉलिसी एक ड्रिवन होती है, तो हम्म, उसको सामने रखकर जो है ये चीज़ें, और अल्टीमेटली जो है उसको रिवाइज़ करना पड़ा। और रिवाइज़ करने के बाद जो है अब सबके सामने है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा है कि उसको रिवाइज़ करने के बाद भी 800 मिलियन जो है उसका डेफ़िसिट आया है। तो इट मीन्स कि ये 39 जो 3900 मिलियंस जो है हम अचीव कर पाए हैं। हम्म, अब इस दफ़ा भी सूरत-ए-हाल ये है कि जो
गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे हैं आपके सामने 5.1 का दोबारा से टारगेट रख लिया है, और इसमें एफबीआर और नॉन एफबीआर जो हैं वो रेवेन्यूज जो हैं उनका ये टारगेट है 5.1 ट्रिलियन का, जो वंस अगेन जो है इट सीम्स लाइक ये रैशनल नहीं है। आपके सामने इकोनॉमी है, वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम जो है आगे परसिस्ट करने का कोविड का जो है वो पूरा एहतमाल है या चांस है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा टारगेट रख लेना कि जो अचीवेबल ना हो, मेरा ख्याल है कि ये किसी तरह से दानिशमंदी नहीं है। और पिछले साल जो है 2019-20 में जो हमारा आप कह लें 3.46 ट्रिलियन का जो डेफिसिट था, अब भी गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है उसको 3.43 का जो है वो आप कह लें खुद डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक्सपेंडिचर 7.137 ट्रिलियन के होंगे और जो नेट रेवेन्यू होगा वो 3.7 ट्रिलियन का होगा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का एडमिटेड जो डेफिसिट है इस वक्त जो है वो 3.437 का है, और ये कीपिंग इन व्यू कि हम इतना जो है वो रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। जो मैं समझता हूँ कि अगर प्रोडक्शन सेक्टर पर्टिकुलरली इंडस्ट्री जो है, फिर एक्सपोर्ट्स जो है, अगर वो इस तरह से जिसके चांसेस हैं कि आगे बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, अब वो अचीवेबल नहीं होती, तो ये सारे टारगेट जो है इरेलीवेंट हो जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि साकिब शिरानी साहब ने कल जो अपना एनालिसिस दिया है, उन्होंने यही कहा था कि इसको रोल आउट बेसिस पे जो है वो बजट को देखा जाए, टारगेट्स जो हैं वो इस तरह से कि क्वार्टरली सेट कर लिए जाएं, और चीज़ें जो हैं वो एक्सोजेनस, इंडोजेनस और पब्लिक हेल्थ के रेफरेंस से देखें। मैं एक बात और जो आपके इस में कहना चाहूँगा वो ये है कि एज ए होल पब्लिक हेल्थ को भी जो इस वक्त मेजर इशू है उसको भी नहीं देखा गया। मतलब वही ट्रेडिशनल बजट का कंसेप्ट इसलिए आता है कि नाउ ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ का जो कंसेप्ट है, क्यूरेटिव हेल्थ की बजाय इस वक्त देखें पैराडाइमिक व्हाट इट इज बेसिकली इज ए प्रिवेंटिव मेजर्स यू नीड टू टेक। तो हम उसी ट्रेडिशनल अंदाज से जो है वो अपने बजट को फ्रेम कर पाए हैं कि जिसमें ये चीज जो है वो मद्देनजर नहीं रखी गई। बिल्कुल, खास तौर पर जब फ्यूचर भी अनसर्टेन है और आपको कुछ पता नहीं है कि ये सूरत हाल कब तक चलेगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये हमारी जो फिस्कल स्पेस हमारी हुकूमत के पास इतनी नहीं है कि वो कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सके या कोई लॉन्ग टर्म स्टेप्स ले सके, विजन की कमी है, बुनियादी मसला क्या है? देखें 7% जीडीपी का इन्होंने कहा है कि डेफिसिट होगा। विजन की कमी से मुराद ये है कि एक तो मसला ये है कि पिछले साल भी जब ये सारा प्रोसेस और इतने टैक्सेस जो हैं उनका, तो ट्रेडर्स ने जो है आपको पता है कि अपोजिशन शो की, और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी तरह से रिएक्शन आया, और अल्टीमेटली वो बड़े आप कह लें कि उसमें नेगोशिएशंस और सारी चीज़ें रिलैक्सेशंस दी गई। कमर्शियल साइड पे जो है एक बहुत बड़ी ड्राइव शुरू की गई थी कि टैक्सेस जो हैं उनकी रिकवरी और इम्पोजिशन जो है, अच्छा उससे विदड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट जो है वो जब कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत जो है वो चीज़ें प्रोसेस नहीं करती तो फिर उसका पोजीशन आती और टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते। तो जो सिस्टम के अंदर जो आप कह लें कि ड्रॉबैक्स हैं, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे हटकर जो है एक बजट को एज इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ लेने की ज़रूरत है, और इस पूरे प्रोसेस में जो है वो एक कंसल्टेशन जो है और पॉलिसी ओरिएंटेड बजट जो है वो नज़र नहीं आता। ये एक प्रॉब्लम है जो हम एज इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि ये बेसिकली जो है डोनर ओरिएंटेड या डोनर फ्रेमवर्क के तहत जो है वो बजट को जो है, मतलब मैं आपके सामने शेयर करूं, गवर्नमेंट ने इस वक्त जो दो बड़े इश्यूज होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, वो या उसकी आवाम के लिए, वो एक इन्फ्लेशन होता है और एक अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई हो जाएगी तो डेफिनेटली लोग सफ़र करेंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे डेफिनेटली सफ़र करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि इस पूरे प्रोसेस में जो है वो 10.3 मिलियन लोग जो हैं, 1 करोड़ सॉरी 12.6 मिलियन, नॉट 10, 12.6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब ये आप 1 करोड़ जो है 20 लाख लोग अगर आपके अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे,
तो आपका एहसास प्रोग्राम जो है वो कितना उनको जो है वो आप कह लें कि कंपनसेट कर पाएगा। इसी तरह आप खुद ही एस्टिमेट्स दे रहे हैं कि 10 मिलियन लोग लो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। अगर आपकी इस वक्त जो मुख्तलिफ जो प्लानिंग कमीशन की मुख्तलिफ स्ट्रेटजी सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 जो वो डेवलप करते हैं उसके तहत अगर ये लोग जो हैं इतनी लार्ज स्केल में जो है वो डाउन द आप कह लें कि पॉवर्टी लाइन या डाउन द हिल चले जाते हैं, तो एहसास प्रोग्राम जो है वो कब तक या कैश ट्रांसफर उनको कब तक जो है वो सस्टेन कर पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है मतलब ये बजट इन चीज़ों को सामने रख के जो है वो बनाना चाहिए था। इसकी एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे डेवलप करना चाहिए था कि जिस जो खास एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है उसको सामने रख के, और ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि डिमांड कम हो गई है, जाहिर है कि सूरत हाल इस तरह की इन्फ्लेशन रिलेटिवली इस वजह से कम होगा। लेकिन आपका एट द सेम टाइम अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं, तो फिर ये सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर जो है, या अगर उसमें सपोज कंस्ट्रक्शन का एलिमेंट आ जाता है तो यही आपको जो है वो थोड़ा सा सहारा दे सकता यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत शायद फौरी तौर पर लोगों को खाने के लिए मछली देने के बारे में तो सोच रही है, लेकिन मछली का कांटा उनको प्रोवाइड करने के बारे में शायद उतना ज़्यादा नहीं सोच रही जो उनके लॉन्ग टर्म मसाइल हल कर सकें। आपने एक इम्पॉर्टेंट अभी बात की कि ये शायद डोनर ड्रिवन बजट है, और इस हवाले से भी हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में उनके दरमियान एक बड़ी शार्प डिवाइड है कि हम जो IMF प्रोग्राम में गए हैं और जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं उनकी वजह से जो है कितनी टाइट स्पेस में है गवर्नमेंट टैक्सेशन के हवाले से और रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से। तो जो गवर्नमेंट बोरोइंग है इस साल और जो ये कंडीशनैलिटीज हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ी सी बात करें कि हुकूमत तो कहती है कि हम इसलिए नया कर्ज ले रहे हैं क्योंकि हम पुराने कर्जे उतार रहे हैं। आप एज एन इकोनॉमिस्ट जो है वो इस टेंडेंसी को किस तरह देखते हैं? देखें, गवर्नमेंट ने ये 2 क्रेडिट जो हैं इस बजट प्रिपरेशन और बजट स्पीच और इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करते हुए 2 चीज़ें या 2 से 3 चीज़ें जो हैं उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने की आप कह लें कि किया है कि ये हमारे क्रेडिट पे जाता है, और उसमें से एक ये है कि डेट सर्विसिंग जो है वो हमारी जो है वो बहुत एक्सीलेंट हो गई है। इसी तरह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत कम हो गया है। तो ये 2 चीज़ें तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने जो है वो, अब इशू यही है बुनियादी तौर पे। मैं क्योंकि मेरा ये एरिया ऑफ रिसर्च भी है और मेरा पीएचडी का थीसिस भी इसी पे है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लेंडिंग होती है बुनियादी तौर पे ये इसमें एक एस्पेक्ट ये बहरहाल होता है कि डोनर वुड ऑलवेज लाइक टू कि उसके जो प्रीवियस डेट्स हैं वो रीपे हो जाएं, और वो एक जो जो चीज़ है वो बाकी रहे। अब इस बजट में भी जो एक जिस चीज़ पे बहुत जोर दिया गया है वो यही है कि IMF का प्रोग्राम जो है हम जारी रखेंगे। ये बाकायदा जो है इस बजट स्पीच में जो है वो इकोनॉमिक मिनिस्टर ने जो है, या आप कह लें कि उन्होंने ये मेंशन किया। तो अब इसमें ये डेफिनेटली है कि जब आप डोनर की प्रायोरिटीज और डोनर फ्रेमवर्क में जाते हैं तो फिर आपको उनकी कंडीशंस जो हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और अगर आप ये कहें कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है और इस फिस्कल स्पेस ना होने की वजह से हम डोनर जो डिपेंडेंट हैं, तो इशू ये है कि ये कंडीशनैलिटीज जो हैं ये फॉर द टाइम बीइंग भी बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो उनको आप कह लें फुलफिल नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि एंटायरली डिपेंड हो जाना ये किसी तरह से भी जो है वो एडवाइजेबल नहीं होता। गवर्नमेंट्स ये भी बाज़ औक़ात जो है क्रेडिट लेती रही हैं कि हम IMF प्रोग्राम से निकल आए हैं। आपके सामने है पिछली हिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट्स की, वो बड़ा इसको ओपनली और प्राउडली कहते हैं कि IMF प्रोग्राम से निकल आए हैं और हमें अब IMF प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं होती, और जो डेट सर्विस किया गया है उसके फ़ायदे तो होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है अब जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अंडर थ्रेट है ड्यू टू कोविड-19।
तो इसलिए उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने और इंडिजिनस पॉलिसीज़ जो हैं वो डेफिनेटली दैट कैन हेल्प। और मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पे अगर ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया गया या इन चीज़ों को पर्टिकुलरली कंसिडर ना किया गया, तो क्योंकि गवर्नमेंट अपने 2 साल पहले पूरी कर चुकी है, तो आगे जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद आपको पता है इलेक्शन साइकिल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो ये बड़ी सोचने की चीज़ें हैं और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी जो है वो इस वक़्त बड़ी आप कह लें पैनिक का बायस बनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने तकरीबन सारे सेक्टर्स की बात कर ली। फाइनली दो चीजें हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप डिस्कस करें। एक तो अगर हम डिफेंस की बात ना करें, कल से बहुत बात हो रही है इस पे, तो शायद जी, ज्यादती होगी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जाहिर है डिफेंस एक ज़रूरत भी है, लेकिन साथ ही उसका हर साल बढ़ता हुआ बजट जो है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ जो है उसका बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इन अपनी ज़रूरत को और जो वो उसके लिए जितनी हमें फिजिकल स्पेस चाहिए, इसको हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं? देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमेशा से ही बहरहाल वो रहे हैं अंडर स्क्रूटनी या उन पे लोगों की मुख्तलिफ जो है वो राय रही है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए बजट में। हम्म। और पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान की सर्विसेज हैं वो ये कह रही थी कि हम अ, ये मज़ीद बजट जो है उस वो नहीं डिमांड करेंगे। तो एक इसको बड़े अच्छे लोग बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं या कर रहे थे कि ये एक पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए एक अच्छा डिसीजन है सर्विसेज का या आप कह लें मजमूई तौर पे फ़ौज का। लेकिन इस बजट में जब ये फिगर्स जो हैं अब सोशल मीडिया पे लोग क्योंकि बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि लोग बड़ी हाईलाइट करते बिल्कुल। हैं कि डिफेंस का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, हेल्थ का बजट कितना है, वो फिर कंपैरिज़न करते हैं और अपनी आरा देते हैं। तो इस वक़्त बहरहाल ये चीज़ जो है इस बजट के आने के बाद जो है ये बहुत सोशल मीडिया पे इन पर्टिकुलर जो है वो बहुत आप कह लें कि अंडर डिस्कशन है। और ये मोर और लेस जो है डेफ़िनेटली इस पे जब डिस्कशन स्टार्ट होती है तो ज़ाहिर है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड भी और फ्रॉम डिफरेंट आप कह लें कॉर्नर से उस पे चीज़ें जो हैं वो फिर जस्टिफिकेशंस भी आती हैं और उनको ज़रूरत जो है उसके मुताबिक जो है वो जस्टिफाई भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको बहरहाल सूनर लेटर जो है इसका एनालिसिस जब होगा, इसका ओवर द टाइम जब देखा जाएगा, ख़ास तौर पे इसके इम्पैक्ट और प्रोपोर्शन के हवाले से बजट को देखा जाएगा, तो ये डिफेंस का बजट जो है, ये जो है वो डिस्कशन में रहेगा। और इसका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म हल हमें ढूंढना होगा। और फाइनली डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आपने बजट को तो डिस्कस कर लिया, हमारी जो इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको आप अगर प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना जो एरा है उसमें आप डिवाइड करके थोड़ा सा एनालाइज कर सकें, क्योंकि इकोनॉमीज जो हैं वो ना चंद महीने में बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क हो जाता है और ना चंद महीने में वो जो है स्काई रॉकेट कर सकती हैं। तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन शुरू होने से पहले हमारे इंडिकेटर्स अच्छे थे, और अगर अच्छे नहीं थे तो उसमें इस हुकूमत का या पुरानी हुकूमतों का कितना हाथ है? देखें मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बिफोर एंड आफ्टर का एनालिसिस जो है ये बड़ा रेलेवेंट होता है। मैं अगर अपने तौर पे देखूँ तो मैं समझता हूँ कि कोविड से पहले भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी हम्म। और हमारी जो ग्रोथ है आपको पता है कि पिछले साल टारगेट 3.1 सेट किया गया, फिर उसको रिवाइज़ करके आईएमएफ ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा ये 2.4 से ज़्यादा नहीं होगा। अब वो 2.4 से भी माइनस 0.4 में चला गया है। तो ये सिर्फ़ 3 महीने की आप कह लें या वो एक्सरसाइज़ या 2 ढाई महीने की एक्सरसाइज़ से या उसकी वजह से नहीं गया। हम्म। यकीनन इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी। एक जो सिर्फ फ़ोकस रखा गया यहाँ पे वो करंट अकाउंट डेफ़िसिट
और बजट डेफिसिट जो है, और गवर्नमेंट ये क्रेडिट अभी भी ले रही है कि हमारा रियल बैलेंस जो है वो, मतलब इनकम जो है उसके निस्बत अखराजात जो हैं वो हमने ज्यादा नहीं किए, जितनी इनकम थी उससे अखराजात थोड़े से कम हुए हैं, तो रियल बैलेंस हमारा क्रिएट हुआ है। क्या अगर मैं इंटरजेक्ट करूं, आपको लगता है कि इस बैलेंस या प्राइमरी बैलेंस उसको इकोनॉमिक, इस बैलेंसिंग का इफेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी आया? नहीं, इसका बिल्कुल नहीं आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। मींस वहां से नहीं आया, नेगेटिव इम्पैक्ट। वहां से नहीं आया, नहीं वहां से नहीं आया। असल इशू ये है कि सिर्फ ये किया गया है, जो मेरी आप कह लें कि स्टडी है उसके मुताबिक, या मैंने जो देखा है, सिर्फ ये किया गया है कि मसलन पहले गवर्नमेंट्स रिलेटिवली जो है वो अपनी पॉलिटिकल एलीट को या अदरवाइज जो है, या दूसरे लफ्जों में उनको करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और इस तरह से ज्यादा कर देती थी, और इशू अखराजात जो है वो बढ़ जाते थे। तो अब ये गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा टाइटन जरूर किया है, जिसकी वजह से प्राइमरी बैलेंस सरप्लस जो है वो हुआ है, और गवर्नमेंट इसको क्रेडिट ले रही है। लेकिन इन ओरिजिनल सेंस जो है, जो फोकस सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट पे और बजट डेफिसिट पे रहा है, लेकिन ग्रोथ पे नहीं रहा, इसी वजह से वो ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई है, -0.4 पे चली गई। और ये एक कोई बहुत सही स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप जो है वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क या IMF या वर्ल्ड बैंक या वो सारे फ्रेमवर्क के तहत जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को तो आप कम करें या बजट डेफिसिट पे जो है वो रखें, लेकिन आप जो है रियल सेक्टर्स जो है उनकी डेवलपमेंट पे तवज्जो ना। मैंने इसलिए कहा कि इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, अप टू सम एक्सटेंट सपोज, लेकिन वो इसीलिए अचीव नहीं कर सके कि उस साइड पे जो है गवर्नमेंट की तवज्जो। तो इसलिए ये कंक्लूजन करना आसान है कि कोविड से पहले भी सूरत हाल कोई इतनी मुनासिब या अच्छी नहीं थी कि जिसको हम कहें कि जी नहीं, ये कोविड की वजह से जो है वो चीज़ें नीचे चली गई। और ये जो इतनी प्रिकेरियस हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर हमारी इकोनॉमी पर अभी कितना अरसा रहेगा? हमें अगरचे अभी सब पूरी दुनिया में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितना अरसा हमें इसी सिचुएशन में गुजरना पड़ेगा? देखिए, ये तो अभी कोई बहुत मतलब पाकिस्तान जो है उसने ये फेस करना जो है वो शुरू किया है, आपके सामने ही है, फरवरी एंड और मार्च के शुरू में। बाकी दुनिया इससे पहले जो है वो ये सारी चीज़ें, तो अब जिस तरह से पाकिस्तान में सिचुएशन इस वक्त भी चल रही है, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉब्लम पाकिस्तान में इस वक्त है इस रेफरेंस से, तो अब पता नहीं कि ये कब तक, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा आप कह लें कि हुजम है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से उसको, और फिर डेंसिटी जो है, इसीलिए मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि अगर रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री उसको करते तो शायद ये इम्पैक्ट रिलेटिवली कम हो जाता। मतलब रूरल इकोनॉमी की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, और अगर एग्रीकल्चर को भी सप्लीमेंट करने की या उस पर बात की जाती है तो जस्ट एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर, नॉट ए रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी की बात करने की जरूरत, इस पूरे सिनारियो में रूरल इकोनॉमी जो है उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो सामने आया। तो मैं बहुत जो है इस मामले में चाहता हूँ कि ये चीजें कंसिडर की। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो शॉर्ट टर्म मेजर्स की बजाय कोई लॉन्ग टर्म विजन लें, और आपकी तरह के दूसरे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जो मशवरे दे रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ फॉलो अप किया जाए। आज के लिए मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, सो इस सिलसिले को यहीं तमाम करते हैं, और किसी और सेशन में जो है वो हम आपकी जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से और उनके बजट के हवाले से और HEC के हवाले से, उस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। जरूर, जरूर। आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।